हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं विनय कुमार। आज मैं आप लोगों को क्लास टेंथ का फिजिक्स पढ़ाऊंगा और क्लास टेंथ के फिजिक्स में जितनी भी वीडियो हमने दे रखा हुआ है आप लोगों को, वो वीडियो ज़रूर देखना। उसे देखने के बाद ही ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो हम जो है आगे की तरफ बढ़ते हुए आपका परावर्तन चैप्टर यानी कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलेंगे, है ना। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे इसके पहले ढेर सारी चीज़ें परावर्तन भी पढ़ लिया है और इसके बाद गोली दर्पण के बारे में भी पढ़ लिया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, गोली दर्पण में आप लोगों ने अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में भी पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो गोली दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो रहेगा टॉपिक रहेगा वह क्या रहेगा बच्चे, गोली। आज हमारा क्लास टेंथ क्या पढ़ रहे हैं भैया, हम क्लास टेंथ का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, क्लास टेंथ का हम क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे। क्लास टेंथ का जो हमारा फिजिक्स है, क्लास टेंथ के फिजिक्स का पहला चैप्टर हमारा हम लोग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर ये लोग हम लोग क्या कर रहे हैं, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। तो आज देखिए स्टूडेंट्स, आज आपका जो टॉपिक रहेगा, आज आपका जो हेडिंग रहेगी वह क्या रहेगा, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, है ना। ये हमारा हेडिंग है ना। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, है ना। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ये टॉपिक आज हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो बच्चों, गोली दर्पण आप लोग जानते हो कि कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है अवतल दर्पण और एक क्या होता है उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे हम अलग अलग के बारे में पढ़ेंगे। पहले अवतल दर्पण के बारे में, प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे, फिर उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम यहाँ पर हम पढ़ेंगे। लेकिन इसके गोली दर्पण के प्रतिबिंब बनने का कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। उस नियम को हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, उस नियम को हम समझते हैं, कुछ रूल्स को हम यहाँ पर समझते हैं। तो जो आपका यहाँ पर गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम है, वह नियम, पहला नियम क्या है, प्रथम नियम। प्रथम नियम में जरा आप लोग देखिएगा बच्चे, क्या होता है प्रथम नियम में। प्रथम नियम में होता है कि अगर आपका चाहे अवतल दर्पण हो और चाहे आपका उत्तल दर्पण हो, है ना। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको चीजें बता दी बच्चा, अवतल दर्पण कौन सा है और उत्तल दर्पण कौन सा है, ये चीजें मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, पोल होता है और यह क्या कहती है, लाइन खींचते हैं, और यह रेखा क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। इस पे आपको क्या मिलता है, वक्रता केंद्र मिलता है, और इस वक्रता केंद्र के बीचों बीच में ही आपको क्या मिलता है बच्चे, फोकस मिलता है। क्या मिलता है, फोकस मिलता है। इसके बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, जितने लोगों ने नहीं देखा जाकर के देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मान लो क्या है, ये बच्चा दर्पण का ध्रुव है, पोल है, और इस दर्पण के ध्रुव के बाद यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है, मान लो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, यहाँ पे आपको मिलता है वक्रता केंद्र, और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, फोकस मिलता है। इसमें जो होता है, यह दर्पण का इस तरह से गोला होता है, इसलिए यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र अंदर की तरफ पाया जाता है, फोकस भी दर्पण के पीछे की तरफ पाया जाता है, अंदर की तरफ पाया जाता है। इधर साइड में आपका क्या होता है, वस्तु रखी जाती है ना। अब मान लो बच्चा, इसमें जो इसका जो नियम है, इस नियम देखिए, प्रतिबिंब गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो पहला नियम क्या होता है बच्चे, पहला नियम ये है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, प्रथम नियम बता रहे हैं बच्चा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाती है, यह फोकस से होकर के जाती है। यहां पे देखना, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, इससे तो इस तरह से चली जाती है, लेकिन परावर्तन के पश्चात यह फोकस से जाती हुई क्या होता है, प्रतीत होता है। फोकस से जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, इस तरह से होता है बच्चे। क्या मैंने बताया, मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाती है, फोकस से होकर के जाती है। उत्तल दर्पण के लिए क्या लिखा जाएगा, क्या बताया जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई क्या होता है, प्रतीत होता है। यही आपका कौन सा नियम होता है, प्रथम नियम होता है। तो लिख लेंगे बच्चा, क्या लिखेंगे यहां पर, मुख्य अक्ष के
समांतर आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात फोकस या फिर मुख्य फोकस, मुख्य फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। बताओ भाई, ये बातें पहला नियम समझ में आया आपको? पहला नियम अगर समझ में आया तो इसको नोट कर लेंगे और यहाँ पे फिर से समझ लेंगे। एक बार जरा नोट कर लीजिए पहले, फिर इसके बाद इसको समझिए। हाँ समझिएगा बच्चे। प्रथम नियम में क्या कहता है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाती है? फोकस से होकर के जाती है। ये किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई क्या होता है? प्रतीत होता है, क्योंकि इसका फोकस कहां होता है बच्चे? पीछे की तरफ होता है। इसका फोकस कहां होता है? पीछे की तरफ होता है। इसीलिए तो यहां पे प्रकाश नहीं पहुंच पाती है, तो हम इसको अपने मन से रेखा खींचते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? यहां पे प्रतीत होती है, आभास होता है। ठीक है ना? चलिए, ये आपका प्रथम नियम हो गया। अब दूसरा नियम जरा देखेंगे बच्चा। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपका फोकस से प्रकाश की किरण जाएगी, परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो द्वितीय नियम क्या होता है? द्वितीय नियम में देखेंगे बच्चों। द्वितीय नियम में क्या कहता है? यह आपका कौन सा दर्पण है? यह आपका अवतल दर्पण हो गया। यह आपका कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में क्या होता है बच्चे? उभरे हुए भाग पर क्या कर दिया जाता है? कलाई कर दिया जाता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? दबे हुए भाग पर कलाई कर दिया जाता है। आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है बच्चे? पोल होता है, और ये क्या होता है बच्चा? मुख्य अक्ष होता है। यहाँ पर क्या होता है बच्चा? पोल होता है, और यह इसका क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है। पोल के इधर साइड में आपका क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है, और यहाँ पे क्या होता है? फोकस होता है। यहाँ पर क्या होता है? आपका वक्रता केंद्र, यहाँ पे फोकस होता है, फिर यहाँ पर क्या होता है? आपका वक्रता केंद्र होता है। ठीक है ना? मैंने क्या बताया? आपतित प्रकाश किरण अगर कहां से आ रही है? फोकस से होकर के आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात आपतित प्रकाश किरण अगर कहां से होकर आ रही है? फोकस से आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाता है? यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब देखो भैया, यहां पर यह फोकस है, तो यहां से प्रकाश की किरण यहां से कहीं पे आएगी, इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा? ये देखो, ये कहां पे आता हुआ प्रतीत हो रहा है? यह फोकस पर आता हुआ प्रतीत हो रहा है। फोकस पर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। बातें समझ में आ रही है? फोकस पर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और यह क्या हो रहा है बच्चे? फोकस पर आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात क्या हो जाता है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। यहाँ पे क्या कहेंगे? आती हुई प्रतीत होती है, और यहाँ पर क्या होता है? आती है। कहां पे आती है? फोकस पर। ठीक है ना? तो लिख लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर, अक्ष के मुख्य अक्ष नहीं, मुख्य अक्ष समांतर नहीं, क्या था भाई? हाँ, फोकस पर, फोकस पर आती हुई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, फोकस पर आती हुई प्रकाश की किरण, आती हुई प्रकाश की किरण या आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण, होने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है। बात समझ में आई भैया? क्या लिखा मैंने द्वितीय नियम में? फोकस पर आती हुई प्रकाश की किरण या आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। यह आपका कौन सा नियम होता है? यह द्वितीय नियम होता है ना?
तो चलो बच्चों, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लेंगे और क्या करेंगे, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं तृतीय नियम इसका। देखना बच्चे, इसके तृतीय नियम में क्या होता है, इरेज कर दिया जाए। चलो देखो भाई, इसके तीसरे नियम में क्या होता है, इसके तीसरे नियम में ये कहता है बच्चे कि आपका जो यह दर्पण है, तृतीय नियम देखो भाई, तृतीय नियम, तृतीय नियम में क्या होता है, परावर्तन का नियम पढ़ रहे हैं हम लोग। तृतीय नियम में क्या है भैया, जो आपका तृतीय नियम है यह आपका क्या है भैया, यहां पर है, ये कौन सा दर्पण है और ये कौन सा दर्पण है, यह दर्पण है आपका अवतल दर्पण है ना, यह कौन सा दर्पण है, यह दर्पण है आपका उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। यह क्या होता है बच्चे, यह आपका मुख्य अक्ष होता है भाई, मुख्य अक्ष सीधे सीधे खींचो, ये होता है मुख्य अक्ष। और यहाँ पर यह क्या होता है, यह भी आपका क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। यहाँ पर क्या होता है, पोल होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, पोल होता है भाई। यहाँ पे क्या होता है, फोकस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, वक्रता केंद्र होती है। यहाँ पर भी इसका क्या होता है, फोकस होता है, और यहाँ पे क्या होती है, इसकी वक्रता केंद्र होती है। ठीक है, अब क्या कह रखा है बच्चे, आप देखना जरा, वक्रता केंद्र से आपतित प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से आपतित प्रकाश किरण कहां से होकर के जा रही है, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। यहां पर भी देखो, यह किस पे जा रही है, यह वक्रता केंद्र पे जा रही है। वक्रता केंद्र पर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, उसी मार्ग से वापस क्यों लौट जाती है, क्योंकि यह इस दर्पण पर लंबवत पड़ता है, और लंबवत प्रकाश पड़ने वाले प्रकाश की किरण जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। यहां पर भी क्या होता है बच्चे, यह आपका क्या पड़ती है, लंबवत पड़ती है। कैसे पड़ती है, लंबवत पड़ती है, और लंबवत पड़ने के बाद ये क्या हो जाती है, इस पर फिर क्या हो जाती है, वापस ये उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो लिखेंगे क्या बच्चा, वक्रता केंद्र पर आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण उसी मार्ग से परावर्तन के पश्चात, सॉरी, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। ठीक है, क्या लिखा भाई, वक्रता केंद्र पर आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है ना। ठीक है, एक चीज देखिए बच्चा, इसी तृतीय नियम में ही एक चीज और बताता है, क्या बताता है कि तिर्यक प्रकाश किरण, कौन सी प्रकाश किरण, तिर्यक प्रकाश किरण, तिर्यक प्रकाश किरण जो पोल पर पड़ती है, कहां पे पड़ती है, पोल पर पड़ती है तिर्यक प्रकाश किरण। यह जो तिर्यक प्रकाश किरण होती है, यह परावर्तन के पश्चात क्या हो जाता है, आपका तिर्यक ही परावर्तित हो जाती है। परावर्तन के पश्चात भी यह प्रकाश की किरण कैसे हो जाती है, तिर्यक हो जाती है। यहां पर भी तिर्यक प्रकाश किरण जो कहां पर पड़ती है, जो पोल पर पड़ती है, और परावर्तन के पश्चात भी यह क्या हो जाती है, तिर्यक हो जाती है। तिर्यक परावर्तित किरणें यहां पर आपको प्राप्त होती है। तो यहां पे लिख लेंगे बच्चा, इसी में ही क्या होता है, आपका एक और नियम होता है, ये तृतीय नियम में ही क्या होता है, ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट है तो दूसरा ये बी पॉइंट बनता है। बी पॉइंट में क्या होता है, तिर्यक आपतित प्रकाश किरण, तिर्यक आपतित प्रकाश किरण, तिर्यक आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात तिर्यक परावर्तित किरण प्राप्त करती है। तिर्यक आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात तिर्यक परावर्तित किरण प्राप्त करती हैं। इस तरह से ये तिर्यक परावर्तित प्रकाश किरण है, परावर्तन के पश्चात भी क्या करती हैं, तिर्यक परावर्तित किरण भी प्राप्त करती हैं। ये तिर्यक परावर्तित किरण प्राप्त करती हैं, तिर्यक में ही ये क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो यह बच्चों आपका था नियम, परावर्तन का नियम था। यह परावर्तन का नियम है, और इस परावर्तन के नियम को आपको जब आप दर्पण के द्वारा गोली दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जब उत्तल दर्पण के बारे में
या फिर अवतल दर्पण के प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ने लगेंगे तो यह जो नियम मैंने बताया है, यह नियम जो हम लोगों ने पढ़ा है, यही नियम आपको आगे काम आने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, है ना। तो चलिए हेडिंग बनाएंगे क्या बच्चा, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, है ना भैया। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक। अब हम क्या करेंगे, यह जो अवतल दर्पण होता है, इस अवतल दर्पण की पहली कंडीशन हम समझेंगे भैया। क्या समझेंगे, कंडीशन समझेंगे कि कहां कहां पर वस्तु को रखा जाए प्रतिबिंब बनेगा, और कहां कहां पे प्रतिबिंब बनेगा, और कैसा प्रतिबिंब बनेगा। पहले हम एक ही बार में सारी चीजें समझते हैं, फिर हम एक एक पॉइंट करके अलग अलग सारी चीजें समझाएंगे। कितनी कंडीशन में वस्तु को आप रख सकते हो, कितनी कंडीशन में उसका प्रतिबिंब बनता है, और कैसा बनता है, ये सब डिटेल में हम एक ही फिगर में सब कुछ समझेंगे। फिर इसके बाद एक एक फिगर करके अलग अलग करके हम फिर सारी चीजें नोट भी कराएंगे और लिखेंगे। लेकिन पहले अभी हम क्या करेंगे, आज हम इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं बच्चा, आइए समझते हैं। जैसे मान लो मैंने क्या बताया कि बच्चा यह आपका क्या होता है, यह एक दर्पण होता है जिसका नाम क्या है, अवतल दर्पण। यह कौन सा दर्पण है बच्चा, अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है वह क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। और इसके वक्रता केंद्र तथा पोल को मिलाती हुई खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है बच्चा, आपका मुख्य अक्ष कहलाता है। यह क्या होता है, वक्रता केंद्र, और यह क्या होता है, आपका पोल होता है ना। अब मैंने क्या बताया बच्चे, अब देखो इसके पीछे अगर आप आओगे तो यह क्या, कौन सी दूरी कहलाती है, यह दूरी फिक्स नहीं होती है, इसके लिए इसे क्या कहते हैं, अनंत दूरी कहते हैं। कौन सी दूरी कहते हैं, अनंत दूरी कहते हैं। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखना बच्चे, यहां पर वस्तु पहले कहां कहां रख सकते हैं। वस्तु देखो, एक तो आप कहां रख सकते हो, अनंत पे रख सकते हो, है ना। एक अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पे रख सकते हो। ठीक। दूसरा आप वस्तु को कहां रख सकते हो, वक्रता केंद्र पर रख सकते हो। और यहाँ पे भाई फोकस भी होता है, फोकस को भूल गया था, यहाँ पे फोकस भी होता है। अब देखो वक्रता केंद्र, अब इसके बाद वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में भी रख सकते हो वस्तु को। फिर वस्तु को कहाँ रख सकते हो, फोकस पर रख सकते हो, और फिर फोकस और पोल के बीच में रख सकते हैं। लेकिन एक चीज मुझे बताओ, क्या वस्तु को पोल पर भी रख सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यह पोल कहाँ होता है, यह परावर्तक पृष्ठ पर होता है। अब आप जाके दर्पण के अंदर थोड़ी ना बैठ जाएंगे, परावर्तक पृष्ठ पर थोड़ी ना बैठ जाएंगे, है ना बच्चे। तो यह आपका कितनी कंडीशन बन रही, 1 2 3 4 5 और 6 कंडीशन बनती है, जहां पर आप क्या रख सकते हो, वस्तु रख सकते हो। कितनी कंडीशन में बच्चा, 6 कंडीशन में वस्तु आप रख सकते हो। पहली कंडीशन क्या, कहां पे, अनंत पर। दूसरी कंडीशन क्या, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरी कंडीशन कहां, वक्रता केंद्र पर। चौथी कंडीशन कहां, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख सकते हो। और इसके बाद फिर क्या है बच्चा, फोकस में रख सकते हो, फिर फोकस और पोल के बीच में रख सकते हो। इस 6 कंडीशन में आप वस्तु को रख सकते हो। बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। अब देखना बच्चे, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। इसका जो प्रतिबिंब बनता है, अगर आपने वस्तु को अनंत पे रखा है तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है। कहां बनता है, फोकस पर बनता है। अब देखो जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ोगे प्रतिबिंब कहां आता जाएगा, पीछे की तरफ आता जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे यहां पर हो जाएगा। पहली कंडीशन ये है, पहली कंडीशन में यहां पे प्रतिबिंब बन जाएगा। दूसरी कंडीशन में क्या होता है बच्चे, यह दूसरी कंडीशन है, अगर आपने वस्तु को कहां पे रखा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। तीसरी कंडीशन में देखना बच्चे, तीसरी कंडीशन ये रही। तीसरी कंडीशन में अगर आपने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा है तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। यह तीसरी कंडीशन हो जाएगी। चौथी कंडीशन, अगर आपने वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के सॉरी, अगर वस्तु आपने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। यह चौथी कंडीशन हो जाएगी भैया।
पांचवी कंडीशन क्या होगी? पांचवी कंडीशन, अगर वस्तु को आपने फोकस पर रख दिया तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो कहां पर बनेगा? वह अनंत पर बनता है। क्या बनता है बच्चे? अनंत पर बनता है, यानी यह पांचवा कंडीशन हो जाएगा। अब बताओ भाई छठवां कंडीशन। छठवें कंडीशन में अगर आपने वस्तु को रख दिया तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? ये सब तो भर गया, सब तो हो गया। आप कहोगे सर यहां बनेगा, नहीं यहां नहीं बनेगा। कहां बनेगा? यह दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। कहां बनता है? दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है। बात समझ रहे हो भैया ना? तो ये कंडीशन होती है। अब थोड़ा सा यहां पे कुछ चीजें जो फिक्स हैं, जो निश्चित हैं, उसको हम सीख लेते हैं। क्या होता है भैया? यहाँ पे देखना पॉइंट वाइज अगर हम आपको बताएं, केवल समझना है, नोट नहीं करना। इसको हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट अलग अलग चीजें इसको लिखाएंगे। आज केवल इसको समझो। होता क्या बच्चे? पहली कंडीशन में आपका जब वस्तु रखते हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर। दूसरी कंडीशन पे आप वस्तु रखते हो कहां? अनंत और वक्रता केंद्र के। तो प्रतिबिंब कहां बनता है आपका? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है। अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर बनता है। और ये पांचवी कंडीशन, अगर वस्तु को फोकस पर रखते हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर बनता है। अब ये छठवीं कंडीशन में अगर वस्तु को आपने रखा है फोकस और पोल के बीच में तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनता है। बातें समझ रहे हो? अब देखना बच्चे, यहां पे एक ये इंपॉर्टेंट बात है, एक फिक्स चीज है। इसमें क्या होता है? सभी कंडीशन में, पांचों कंडीशन में, इन पांचों कंडीशन में, पांचों स्थिति में जो दर्पण का प्रतिबिंब, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण में, अवतल दर्पण में, कौन सा भैया? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में इस पांचों कंडीशन में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? उल्टा और वास्तविक होता है। उल्टा और वास्तविक होता है। वास्तविक होता है। केवल एक ही चीज यहां पर अपवाद होती है छठवीं कंडीशन में, और वह कैसा होता है भैया? यह सिक्स कंडीशन में क्या होता है बच्चे? सिक्स कंडीशन में बनने वाला वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है? सीधा और आभासी होता है। सीधा और कैसा होता है बच्चे? आभासी होता है। बात समझ रहे हैं ना? तो यह चीजें होती है भैया, ये सभी कंडीशंस के लिए होता है। पहली चीजें में फिर से एक बार देखो, जब वस्तु को अनंत पे रखोगे तो कहां बनेगा? फोकस पर। वस्तु को कहां रखोगे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखोगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। और जब वस्तु को कहां रखोगे? फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर रखोगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हो तो क्या बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। अगर फोकस पर रखते हो तो क्या बनेगा? फोकस पर बनेगा। और अगर आप कहां रखते हो? फोकस और पोल के बीच में रखते हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है भैया? आपका सीधा और आभासी बनता है। कहां बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। बताओ भाई, यह आपकी क्या है? यह सभी आपके क्या है? वस्तु है, और यह वस्तु का बनने वाला यह प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब है भैया। इसे वस्तु को बिंब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिंब। बिंब, और ये उसका प्रतिबिंब। ठीक है ना? समझ में आई? तो चलो बच्चों, आज हम लोग यहां तक कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग इसके आगे एक एक पॉइंट, जो 6 कंडीशन है ना, 6 कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहला कंडीशन, एक कंडीशन में बता देता हूं। अगर वस्तु को आपने अनंत पे रखा है, वस्तु को अगर आपने अनंत पे रखा है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। ठीक, इसका मैं ऐसे किरण आरेख बना करके मैं आपको दिखाऊंगा, और इसके साथ साथ में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वस्तु का आकार क्या होता है। इसमें बहुत छोटा होता है, एकदम बिंदु आकार का रहेगा। वस्तु का जो प्रतिबिंब का आकार बनेगा, वस्तु के जो प्रतिबिंब का आकार बनेगा वो कैसा बनेगा? बहुत ही छोटा, एकदम बिंदु आकार का होता है। ठीक है ना? और कैसा होगा? उल्टा होगा। और क्या होगा? वास्तविक होगा। है ना भाई? मैंने बताया ना कि 5 कंडीशन में हमेशा क्या होता है? उल्टा और वास्तविक होता है। तो इस 5 कंडीशन में हमेशा उल्टा और वास्तविक होगा। बस आकार यहाँ पर क्या रहेगा? बहुत छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा बन जाता है, और यहाँ पे क्या बनता है? बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आगे ये सब कंडीशन हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके कल हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चे, और फिर हम कल मिलते हैं। कल आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई, जल्दी से आप इसका सब्सक्रिप्शन बढ़ा दो, खूब ढेर सारा कर दो, और लाइक भी कर दो। है ना? आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट। जय हिंद।